नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मराठों की उस जबरदस्त मिलिट्री मशीन के बारे में। वो शानदार सैन्य प्रणाली जिसने उन्हें एक छोटी सी क्षेत्रीय शक्ति से पूरे भारत पर राज करने वाले साम्राज्य में बदल दिया। देखिए, ये कहानी सिर्फ तलवारों की और किलों की नहीं है, बल्कि ये कहानी है दिमाग की, नई सोच की और उस हिम्मत की जिसे कोई झुका नहीं सका। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कैसे एक क्षेत्रीय शक्ति ने इतनी ताकतवर सेना बना ली कि वो उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य को सीधी टक्कर दे सके। क्या था उनका राज? चलिए आज इसी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो देखिए, इस सवाल का जवाब किसी बहुत बड़ी सेना में नहीं है। असल जवाब तो छिपा है मराठों की अपनी ही जमीन की समझ में। उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा हथियार था उनकी जमीन, उनका भूगोल और उसे हथियार में बदलने की उनकी कमाल की काबिलियत। अब जरा सोचिए, सामने बड़ी बड़ी सल्तनतें खड़ी हैं, उनकी विशाल सेनाएं हैं। उनसे लड़ने के लिए मराठों ने एक बिल्कुल ही अलग तरीका अपनाया। उन्होंने सह्याद्री के ऊंचे दुर्गम पहाड़ों को ही अपना किला बना लिया। जैसे ये रायगढ़ का किला, ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये तो पहाड़ों के बीच बसी एक ऐसी राजधानी थी जिसे जीतना नामुमकिन था। और एक बात, ये किले सिर्फ छिपने या बचाव करने की जगह नहीं थे। नहीं, ये तो उनके मशहूर गुरिल्ला वॉरफेयर यानी कि छापामार युद्ध का असली लॉन्च पैड थे। यहीं से उनकी छोटी छोटी टुकड़ियां निकलती, अचानक दुश्मन पर टूट पड़ती और फिर से इन्हीं पहाड़ों में गायब हो जाती थी। रामचंद्र पंत अमात्य ने कितनी बड़ी बात कही थी, किले ही राज्य का सार है। मतलब सोचिए, एक ही लाइन में पूरे मराठा साम्राज्य की नींव बता दी। उनके लिए किले सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं थे, वो तो उनके साम्राज्य की आत्मा थे, उसका दिल थे। और इसी को कहते हैं गुरिल्ला युद्ध। किलों के इस पूरे नेटवर्क ने उन्हें एक ऐसी ताकत दी जो किसी के पास नहीं थी। वो छिपकर हमला कर सकते थे, दुश्मन को थका सकते थे, और वो भी कैसे? बिजली की तरह हमला किया और इससे पहले कि दुश्मन को कुछ समझ में आए वो वापस पहाड़ों में नायब। लेकिन कहानी सिर्फ किलों तक ही सीमित नहीं थी। पहाड़ों में तो वो मजबूत थे ही, पर मैदानी इलाकों में अपनी ताकत दिखाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही वर्सटाइल और कुशल सेना भी तैयार की थी। तो मराठा सेना के मोटे तौर पर 3 मजबूत खंभे थे। एक, उनकी पैदल सेना जो जमीन पर लड़ती थी। 2, उनकी घुड़सवार सेना जो बिजली की तेजी से दुश्मन के इलाके में घुस जाती थी। और 3, उनकी नौसेना जिसने समुद्र पर भी उनका दबदबा कायम किया। अब उनकी घुड़सवार सेना की बात करें तो वो उनकी तेजी और गतिशीलता की रीढ़ की हड्डी थी। लेकिन यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, उनकी फौज में सारे घुड़सवार एक जैसे नहीं थे, और यही उनकी असली ताकत थी। देखिए, उनकी घुड़सवार सेना में 2 तरह के सैनिक थे। एक तरफ थे बारगीर, ये थे एकदम प्रॉपर प्रोफेशनल सैनिक। इनका घोड़ा, इनके हथियार, सब कुछ राज्य देता था। और दूसरी तरफ थे शिलेदार, ये एक तरह से फ्रीलांस योद्धा थे जो अपने घोड़े और हथियार खुद लाते थे। इस सिस्टम का फायदा, जब भी जरूरत पड़ती मराठों के पास एक बहुत बड़ी और फ्लेक्सिबल सेना तैयार हो जाती थी। कितना शानदार सिस्टम था। और जरा उनके हथियारों पर नजर डालिए। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ तलवार और भाले से ही लड़ते थे। अरे नहीं, उनके पास बंदूकें तो थी ही, पर साथ में थी उस जमाने की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, रॉकेट। जी हाँ, रॉकेट। बिल्कुल सही सुना, रॉकेट। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक ऐसी तकनीक थी जिसे दुनिया की कई बड़ी बड़ी सेनाओं ने सदियों बाद अपनाया था। इससे पता चलता है कि मराठा सिर्फ बहादुर ही नहीं थे, बल्कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी के मामले में भी अपने समय से कई आगे की सोच रखते थे। तो जमीन पर तो उन्होंने अपनी धाक जमा ली थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब उन्होंने रुख किया समुद्र की ओर, और यकीन मानिए, यहाँ चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी थी। एक तो अपनी लंबी समुद्री सीमा की रक्षा करनी थी, और दूसरा उस समय की सबसे बड़ी नौसैनिक ताकतों यानी यूरोपियन शक्तियों से लोहा लेना था। उस जमाने में एक ताकतवर नेवी यानी नौसेना बनाना अपने आप में एक एकदम रेवोल्यूशनरी कदम था। जहां मुगल जैसी बड़ी बड़ी ताकतें समुद्र में कमजोर थीं, वहीं मराठों ने सिंधुदुर्ग जैसे समुद्री किले बनाकर ये साफ कर दिया था कि अब लहरों पर भी उन्हीं का राज चलेगा। अब देखिए, उस समय समुद्र में दिक्कत क्या थी? यूरोप की जो ताकतें थी वो समुद्री व्यापार पर पूरी तरह हावी थीं। उनका एक सिस्टम था काटाज का, मतलब एक तरह का पास।
अगर किसी भारतीय जहाज के पास ये पास नहीं है तो उसे लूट लिया जाता था या जब्त कर लिया जाता था। एक तरह की दादागिरी थी ये। पर मराठे चुप बैठने वालों में से कहाँ थे? उन्होंने सिर्फ इसका विरोध नहीं किया, अरे उन्होंने तो पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। और उनकी चाल क्या थी? उन्होंने यूरोपीय जहाजों से ही पास मांगना शुरू कर दिया। सोचिए जरा, ये रणनीति इतनी कामयाब हुई कि बौखलाए हुए यूरोपियंस ने उनके नेवी कमांडर कान्होजी आंग्रे को समुद्री डाकू कहना शुरू कर दिया। असल में ये तमगा उनकी अपनी हार का सबसे बड़ा सबूत था। तो आखिर इस जबरदस्त मिलिट्री मशीन की विरासत क्या रही? चलिए एक नजर डालते हैं कि इतिहास पर इसका क्या असर पड़ा। ये टाइमलाइन हमें मराठा साम्राज्य के पूरे सफर की एक झलक देती है। शिवाजी महाराज के जन्म और राज्याभिषेक से रखी गई नींव से लेकर उनके निधन के बाद और फिर आखिर में अंग्रेजों के साथ हुए युद्धों तक, जिसने इस ताकतवर साम्राज्य का अंत किया। और ये इतिहास की एक बहुत बड़ी और जरूरी बात है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। जब अंग्रेज भारत आए तो यहाँ की असली सुपर पावर मुगल नहीं थे, मराठा थे। इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भारत मुगलों से नहीं बल्कि मराठों से छीना था। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, किलों की वो बेजोड़ रणनीति, रॉकेट जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और समुद्र पर यूरोप की ताकतों को सीधी चुनौती देना, इन सब को देखते हुए भारतीय इतिहास में मराठों का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या माना जाना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।